मैं काउंटिंग करने वाला हूँ 1 2 3 एंड यू ऑल हैव टू क्लोज योर आईज। मतलब आप सबों को अपनी आंखें बंद कर लेनी है। मैं जब गिनती गिनूंगा, ठीक है, 1 2 3 मैं गिनूंगा, आप लोगों को अपनी आंखें बंद कर लेनी। करेंगे आंखें बंद? ओके, फिर से जब मैं काउंटिंग करूंगा 3 2 1 तो सारे लोगों को अपनी आंखें खोल लेनी। ओके, आर यू रेडी? इधर वाले लोग रेडी नहीं? आर यू रेडी? ओके, चलिए गिनते हैं 1 2 3 क्लोज योर आईज। कोई चीटिंग नहीं करेंगे। जो चीटिंग करेगा उसका आंख हाथ में आ जाएगा। Now 3 2 1 open your eyes। आगे खोलिए। क्या ये? वेरी गुड। क्या ये? पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, है कि नहीं? ओके, सबसे खास बात ये है कि अगर यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे कलर्स आप देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं? कौन कौन से रंग हम लोग देख पा रहे हैं? ओके, सबसे अधिक मात्रा में कौन सा रंग देख पा रहे हैं? वेरी गुड। किसी को सिग्निफाई कर रहा होगा? वाटर बॉडीज को। ओके, वेरी गुड। उसके बाद कौन सा रंग देख पा रहे हैं? ग्रीन। वेरी गुड। किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? लैंड मास। फॉरेस्ट। वेरी गुड। फॉरेस्ट, ग्रीनरी, वेजिटेशन, जितने प्लांटेशन है वो सारे के सारे ग्रीन कलर में हम लोग देख पा रहे हैं। और कौन सा रंग देख पा रहे हैं हम लोग? ओके, ब्राउनिश कलर देख पा रहे हैं या येलो पार्ट देख पा रहे हैं? किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? डेजर्ट्स। किसी को? मरुस्थलों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और कौन सा रंग देख पा रहे हैं हम लोग? वेरी गुड। व्हाइट कलर देख पा रहे हैं। किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये? वेरी गुड। क्लाउड और आइस एंड स्नो। ओके, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है व्हाइट कलर से। ओके, हम लोग पृथ्वी के विषय में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। उसके पहले हम लोग एक दो चीज और जान लें। क्या हम लोग कहीं ना कहीं अपनी किताबों में पढ़ते हैं कि हम लोग इस पूरे के पूरे विश्व ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं रहते हैं, किसी न किसी एक गैलेक्सी में रहते हैं। हमारा एग्जिस्टेंस किसी न किसी एक गैलेक्सी में। उस गैलेक्सी का नाम क्या पता है कि नहीं को? वेरी गुड, मिल्की वे गैलेक्सी। और वो आखिर है क्या? वो है खरबों ताराओं का समूह। ओके, एंड अगर हम लोग उस चीज को एक साथ देखना चाहें, वो दृश्य, तो कैसा नजर आने वाला है, वो नजारा कैसा दिखेगा हमें? तो ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा। यही तो बात है। ओके, तो ये आपके सामने खरबों ताराओं का समूह है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देख करके बताइए कि इनको सूरज दिख रहा है क्या? सूरज देखिए ध्यान से। इधर वाले सारे स्टूडेंट्स, किन्हीं को मिला क्या? दिखा किन्हीं को? ओके, अब इधर वाले लोग, सूरज किन्हीं को दिखा? मिला किन्हीं को? कमाल की बात वो ये है कि हम लोग सूरज को ढूंढ के निकाल ही नहीं सकते। तो आप लोग का आंख एक टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप है आप लोगों का, आंख नहीं है। तो हम लोग किस चीज को ढूंढ के निकाल सकते हैं? सिर्फ एक स्पेस, एक प्लेस को ढूंढ के निकाल सकते हैं। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो एक नीचे लाइन बना कुछ लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? अल्फा सेंटोरी। बेसिकली वो ये है कि वो 3 तारों का समूह है। अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी और प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये 3 तारों का समूह है। और कहीं न कहीं प्रॉक्सिमा सेंचुरी के 4.2 लाइट ईयर्स दूर हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। मतलब 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पे हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। और 4.2 प्रकाश वर्ष एक्चुअल में होता क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की गति क्या है। क्या प्रकाश की गति? हाँ, मतलब लाइट की स्पीड क्या है? किन्हीं को पता? किन्हीं को पता नहीं? ओके, चलिए मैं बताता हूँ। आप लोगों को पता नहीं? वेरी गुड, एक्सलेंट। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्या स्पीड? पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी दूरी? 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करते। कमाल की बात हुई है कि इसी स्पीड से अगर कंटिन्यूसली हम लोग 4 साल 2 महीने तक चलते रहेंगे, जितना दूर पहुंचेंगे ना, उतना दूर पे अवस्थित है हम लोग। समझ में आ रही बात? A vast distance। और वो पूरा का पूरा डिस्टेंस हमारा सोलर सिस्टम और तीनों तारों के समूह को सिर्फ हम लोग एक छोटे से मटर के दाने के बराबर में देख रहे हैं। इतने छोटे से हम लोग हैं और हम लोग खुद को क्या मानते हैं? तब भी बहुत बड़े 30 मार खा मानते हैं कि नहीं? देख रहे हैं, अगर ये डॉट नहीं भी रहे तो कोई फर्क पड़ने वाला है? समझ में आ रही बात? हाँ नहीं, खाना पीना कुछ खाए कि नहीं, नाश्ता किए कि नहीं, एनर्जी है कि नहीं, जिंदा है कि नहीं, पता ही नहीं चल रहा। यस और नो? अच्छा, एक काम को जब ताली बजा के दिखाइए कैसे बजता था। नहीं मजा आया। इधर वाले लोगों को लगता है पीछे वाले को ताली बजाने आता ही नहीं, भूल गए लगता है। एक बार फिर से बजा के देखते हैं। ओके, हाँ, कुछ लोग जगे हुए हैं। ओके गुड, लग तो रहा है कुछ लोग जगे हुए हैं। गुड, वेरी गुड। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं? इस छोटे से डॉट के अंदर चलते हैं और क्या करते हैं? मिलते हैं अपने सोलर सिस्टम के हेड से, सोलर सिस्टम के मुखिया से, जिसका नाम क्या है? तो वो ये रहा आपके सामने।
गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है? ओरिजिनली सूर्य होता तो सिर्फ जल जाते, इवापोरेट हो जाते, पता भी नहीं चलता कभी इवापोरेट हुए। ओके, कमाल की बात वो है कि यहाँ पे आप चमकता हुआ भाग देख पा रहे हैं, यहाँ से निकलते हैं सोलर फ्लेयर्स। क्या निकलते हैं? और खास बात वो है कि सूर्य के सबसे आउटरमोस्ट सरफेस, अगर उसके नाम के विषय में बात करें तो उसको कहते हैं कोरोना। क्या कहते हैं? नाम तो सुना होगा आपने, 2 साल याद आ जाते हैं कि नहीं? ओके, अगर तापमान के विषय में बात करें तो सूर्य के सबसे आउटरमोस्ट सरफेस का तापमान 10 से 20 लाख डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेटली होता है। अगर इसके कोर में चले, इसके सेंटर में चले जाए, वहां के तापमान के विषय में बात करें तो वो है लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अगर ये पूरा का पूरा स्फीयर हमारा सूर्य होता है, इसके सामने बाकी के प्लैनेट्स को अगर प्लॉट करते हैं और वो नजारा देखते हैं एक साथ, कैसा नजर आता वो नजारा, तो ध्यान से देखिए कुछ ऐसा। एग्जैक्टली ये पहला छोटा सा डॉट कौन सा प्लैनेट हो सकता है? वेरी गुड। उसके बाद उसके बाद उसके बाद एक्सेलेंट। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। उसके बाद प्लूटो है? किनको दिख रहा है प्लूटो? फिर से आंख है, टेलीस्कोप है? ओके, तो सबसे पहला डॉट कौन सा देखा हमने? मरकरी। वेरी गुड। और तीसरे नंबर का डॉट अर्थ। ओके, बहुत बड़ी है ना पृथ्वी सूर्य से? यस सर, बहुत छोटी है। कितनी छोटी है? 1.3 बिलियन गुना कम, एकदम इतनी छोटी है हमारी पृथ्वी सूर्य से। सबसे खास बात वो ये कि अब हम क्या करेंगे, एक एक करके अलग अलग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स आपके सामने लाने वाले हैं। मतलब कि एक एक करके अलग अलग आकाशीय पिंड आपके सामने लाने वाले हैं। आपको क्या करना, ध्यान से देखना और बताना उसका नाम। ओके, तो चलिए लेट्स फाइंड आउट। आप लोगों को पता है कि नहीं कौन सा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कैसा दिखता है? ओके, तो ध्यान से देखते हैं, गेट रेडी फॉर दैट, और ध्यान से देखिए और बताइए आखिर ये है क्या? क्या है ये? वेरी बैड, ये है मरकरी। क्या ये? मरकरी यानी कि बुध ग्रह, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पहला ग्रह, सूर्य से सबसे निकट होते हुए इस प्लैनेट के साथ जो जुड़ी हुई सबसे खास बात यह है कि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सूर्य से सबसे नजदीक है, लेकिन इसका तापमान सबसे ज्यादा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इसके पीछे कहानी है कि यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं पाया था, कोई वातावरण नहीं पाया था, जिससे कारण सूर्य से आने वाले हीट लाइट टेम्परेचर को ये एब्जॉर्ब करके अपने पास नहीं रख पाता, जिससे कारण इसका तापमान बहुत हद तक नहीं बढ़ पाता। यहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे देख पा रहे हैं आप, इसको कहते हैं क्रेटर्स। क्या कहते हैं? देखने में भले ही आपको ये बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली बहुत लंबे चौड़े होते हैं, 3 से 15 किलोमीटर तक के लंबे चौड़े हो सकते हैं। खास बात वो है कि यहाँ जो आप चमकता हुआ भाग देख पा रहे हैं वो है उभड़ा हुआ भाग, उठा हुआ भाग। जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंचती है, तो बिल्कुल हमें इसी तरह से दृश्यमान होती है। अब क्या करते हैं, एक और आकाशीय पिंड आपके सामने लाते हैं। ध्यान से देखना और बताना है आखिर ये है क्या? ये क्या? क्या ये? क्या ये? अरे ये मून है, चंदा मामा। नहीं पहचाना? पहचाने कि नहीं? बहुत लोग नहीं पहचाने, बूढ़ा मान जाएगा चांद, है कि नहीं? ओके, क्या ये? ओके, चंदा मामा। खास बात वो है कि पृथ्वी से बैठ के हम लोग चांद के सिर्फ एक ही भाग को जिंदगी भर देखते रहते हैं। ये जो आप शेडेड पार्ट देख पा रहे हैं इसको कहते हैं मारिया। क्या कहते हैं? और जिस भाग को हम लोग जिंदगी भर भी नहीं देख सकते, पृथ्वी से बैठ के उसके बाद भी नहीं देख सकते, कमाल की बात वो कौन सा भाग होगा? वो ये चमकता हुआ भाग, इसको कहते हैं लूनर हाईलैंड। क्या कहते हैं? पृथ्वी से बैठ के इस भाग को हम लोग कभी नहीं देख सकते। अगर इस भाग को देखना है तो हमें क्या बनना पड़ेगा? एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री बनना पड़ेगा। अंतरिक्ष में जाएंगे आसमान में और चांद के उस भाग जाकर के देख सकते हैं इस भाग को। अगर वहां से आपको नहीं देखना है तो कहां आकर देख सकते हैं? श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र बैठ के देख रहे हैं ना? ओके, अब हम लोग मिलते हैं एक और आकाशीय पिंड से। ध्यान से देखिए और बताइए आखिर इसका नाम है क्या? क्या ये? वीनस। वेरी गुड, ये वीनस है। क्या ये? शुक्र। खास बात वो है कि इसको कहते हैं ट्विन ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी की बहन कहते हैं। खास बात वो है कि इसको सांझ का फिर भोर का तारा भी कहते हैं। कमाल की बात वो है कि यहाँ पे क्या पाया था, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा 91% से भी ज्यादा पाया था, जिससे यहाँ पे घटना करती है जिसको कहते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। एक्चुअल में होता क्या है, सूर्य से आने वाली हीट लाइट और टेम्परेचर को वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते रहता है और धीरे धीरे बनाता है इस प्लैनेट को हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट। और यहाँ पे आप चमकता हुआ भाग देख पा रहे हैं, इसके पीछे कहानी है कि यहाँ पाया था सल्फ्यूरिक एसिड का भी बहुत अधिक मात्रा। जब सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर हमारे टेलीस्कोप तक पहुंचती है, तो बिल्कुल हमें ये इसी तरह से दृश्यमान होती है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट से, जिसका नाम क्या है? अर्थ के विषय में अंत में बातें करेंगे। बाकी के प्लैनेट्स को पहले हम लोग देख लें। तो कौन सा प्लैनेट उसके बाद? मार्स यानी कि मंगल। इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
या फिर लाल ग्रह भी कहते हैं। खास बात हुई है कि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड का बहुत अधिक मात्रा पाया जाता है, जिसके कारण पूरे के पूरे प्लैनेट का ही कलर कैसा है? अर्थ अंतिम तक आ जाएगा। ओके, तो यहाँ एक खास जगह मैं आपको दिखा दूं, ये भाग अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक उबड़ा हुआ भाग, उठा हुआ भाग आपको दिख रहा होगा, देख पा रहे हैं? इसको कहते हैं माउंट ओलंपस। क्या कहते हैं? या फिर ओलंपस मॉन्स कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? एक्चुअली में ये एक पहाड़ है। ये कितना बड़ा पहाड़ है? अगर हम लोग पृथ्वी पे सबसे ऊंचे पहाड़ी का नाम पूछें तो क्या नाम है उसका? एक्सीलेंट, माउंट एवरेस्ट। और खास बात हुई कि अगर उसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई की तुलना करें तो लगभग 3 गुनी ज्यादा ऊंची है ये पहाड़। और कमाल की बात है, मतलब एक के ऊपर एक 3 हिमालय अगर हम लोग रख दें तो उतना ऊंचा सिर्फ अकेला ये पहाड़ है। और यही आकार बनाता है क्या इसको? हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पहाड़, जो किस प्लैनेट पे पाया जा रहा है? मार्स, यानी कि मंगल। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं, ये सारे के सारे इनर प्लैनेट्स थे। अब हम लोग मिलते हैं आउटर प्लैनेट्स में, आउटर प्लैनेट्स की सीरीज से। और उसके सीरीज में जो हमारे पास सबसे पहला प्लैनेट हुआ करता है, क्या नाम होता है उसका? वेरी गुड, जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। क्या नाम है? हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट। और इन सारे प्लैनेट्स को, अब जितने भी प्लैनेट्स हम लोग देखेंगे, इनको कहेंगे गैसियस जाइंट्स या फिर गैसेस प्लैनेट्स। तो अभी एक दूसरे के विपरीत में घूमता हुआ आप अलग अलग गैसेस जरूर देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? ओके, ये है लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। मैं बताता हूँ, यहाँ जो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो एक छोटा सा घूमता हुआ भाग देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं द ग्रेट रेड स्पॉट या फिर आई ऑफ द प्लैनेट। ओके, ये कोई आंख नहीं है, बल्कि साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि लगभग 350 सालों से कंटिन्यूसली इस प्लैनेट पे ये इसी तरह से एक बवंडर, एक भंवर चलते आ रहा है। और खास बात हुई है कि अगर इसकी तुलना हम लोग पृथ्वी के आकार से करें तो लगभग 3 पृथ्वियां समा सकते हैं इस छोटे से भाग में। अगर इस प्लैनेट का ये छोटा सा भाग सिर्फ 3 पृथ्वी के बराबर हो सकती है, तो आप इमेजिन कीजिए कि पूरा का पूरा प्लैनेट कितना बड़ा होगा। ओके, अब हमारे सीरीज में जो नेक्स्ट का प्लैनेट होता है, क्या होता है उसका नाम? सैटर्न, यानी कि शनि ग्रह। क्या नाम होता है? इसके साथ जुड़ी हुई जो खास बात है वो है कि इसकी डेंसिटी इतनी कम है कि किसी दिन अगर ऐसा संभव हो पाए कि पूरे के पूरे प्लैनेट को आप लोग उठा करके पानी के ऊपर रख देते हैं, तो पूरा का पूरा प्लैनेट ही पानी के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। मतलब इसकी डेंसिटी किससे कम है? पानी से भी कम है। ओके, अब हमारे सीरीज में सेकंड लास्ट का प्लैनेट होता है, क्या नाम होता है उसका? यूरेनस, यानी कि अरुण। यहाँ पे मीथेन का बहुत अधिक मात्रा पाया जाता है और सूरज की रोशनी थोड़ी कम पहुंच पाती है, जैसे कारण यहाँ फेंट ब्लूइश कलर और कुछ सेडिमेंटेड पार्ट भी आसानी से देख सकते हैं। और हमारे सीरीज में सबसे लास्ट का प्लैनेट होता है, क्या नाम होता है उसका? नेपच्यून, यानी कि वरुण। सूरज से बहुत अधिक दूरी होने के कारण यहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत कम मात्रा में पहुंच पाती है, जिसके कारण इसका रंग आप डीप ब्लूइश कलर देख सकते हैं और कुछ सेडिमेंटेड पार्ट भी देख सकते हैं। 2006 से पहले की अगर हम लोग बात करें, एक और प्लैनेट हुआ करता था हमारे सीरीज में, जिसका नाम क्या था? प्लूटो। इसको ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। क्यों किया गया उसके बारे में हम लोग बिल्कुल जानेंगे। अच्छा, इसको देख के कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? कुछ खाने वाला याद आ रहा है? आइसक्रीम। कौन सा फ्लेवर याद आ रहा है ना? इधर वाले लोग कुछ याद ही नहीं आ रहा, भूल गए सब। ओके, इतने सारे चॉकलेट्स चाहिए, कहाँ जाना पड़ेगा? दुकान जाएंगे, प्लूटो पे जाएंगे। चॉकलेट खाने प्लूटो पे जाता है लोग। कहाँ जाते हैं? वाह, वेरी गुड। डीपीएस वाले तो कमाल कर रहे हैं, प्लूटो पे जा रहे हैं चॉकलेट खाने। वेरी गुड। ओके, हम अपने सोलर सिस्टम में बहुत दूर आ चुके हैं, लौट के चलते हैं अपने घर और बात करते हैं किसके विषय में? सबसे खूबसूरत प्लैनेट है कि नहीं? आगे पृथ्वी। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग अलग अलग रंगों के बारे में बात कर चुके हैं। अब एक काम करते हैं, अगर हम लोग ओरिजिनली 12,800 किलोमीटर ऊपर होते, वहां से देख रहे होते अपनी पृथ्वी तो कैसी दिखती है हमारी पृथ्वी? ध्यान से देखिए, कुछ ऐसी। ये उड़ते हुए चीज क्या है? क्लाउड्स। क्या है ये? बादल है। ओके, अब खास बात है कि इन सब चीजों को हम लोग घर में भी देख चुके होते हैं। कब देखते हैं? जब हम लोग न्यूज सुन रहे होते हैं टेलीविजन में, तब कहीं ना कहीं वेदर कंडीशन या फिर मौसम की जानकारी दी जाती है। उस टाइम हमें बताया जाता है किस कंट्री के ऊपर मौसम कैसा है, कहाँ पे बादल आने वाला है, कहाँ पे बारिश होने वाली, कहाँ का मौसम कैसा होने वाला है। कहीं ना कहीं इन चीजों को हम लोग देख चुके होते हैं, देखते हैं कि नहीं? ओके, अब एक काम करते हैं, जादू करते हैं। और जादू करके हम लोग क्या करते हैं? पूरे के पूरे क्लाउड को ही हम लोग पृथ्वी से हटा देते हैं और तब देखते हैं अपनी पृथ्वी को कैसी दिखेगी हमारी पृथ्वी। ध्यान से देखिए, कुछ ऐसी। कैसी दिख रही है? अच्छी है ना? ओके, खास बात वो है कि अगर हम लोग ओरिजिनली क्लाउड को हटा दे तो क्या हम लोग रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारा जो वाटर साइकिल होगा, जो जल चक्र होगा, वही पूरी तरह खत्म हो जाएगा और इसी कारण जितने भी ग्रीनरी वेजिटेशन वो सारे के सारे डिजर्टेड हो जाएंगे और हमारे यहाँ पे रहना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। अब एक और काम करते हैं हम लोग, एक और दृश्य देखते हैं।
अगर पूरे के पूरे पृथ्वी से हम लोग क्या करें, वाटर को ही हटा दे, पानी हटा दे, और तब देखिए अपना पूरा पूरा पृथ्वी कैसे दिखेगी हमारी पृथ्वी। ध्यान से देखिए, कुछ ऐसी। अच्छी दिख रही है? अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है? ऐसी पृथ्वी चाहिए हमें? लेकिन कुछ 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 आदतें मैं गिनवाता हूँ। क्या हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, ब्रश निकालते हैं, पेस्ट लिया, नल खोला, ब्रश उसे भिंगाया और ब्रश करना स्टार्ट किया और नल बंद करना कंटिन्यूसली 2 मिनट 4 मिनट। जब ब्रश करते तब तक पानी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नल खुला छोड़ देते और ब्रश वो पानी गिरता हुआ रहता है, तब तक हम आराम से ब्रश करते रहते सुबह सुबह। ओके, उसके बाद और क्या करते हैं, कभी कि नहीं वो स्नान करने जाना हो, बकेट लिया, बाथरूम में रखा, नल खोला, तब तक पानी भर रहा है, अच्छा कुछ काम करके आते। जैसे वहां से निकले, एक के बाद एक अलग अलग काम याद आने लगता है हम लोग को। और क्या करते हैं हम लोग, नल वैसा ही खुला रहा है और कंटिन्यूसली वो पानी भर गया, बकेट भर गया, हमारा ओवरफ्लो स्टार्ट हो जाता है और हम लोग कंटिन्यूसली बिजी रहते हैं उसी काम में। और क्या होता है, जैसे ही आते हैं 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बाद, ओ अच्छा, सिर्फ ओ अच्छा में कितना लीटर पानी बर्बाद है कि नहीं? समझ में आ रही बात? ओके, और क्या करते हैं कंटिन्यूसली, अगर हम लोग किचन में कभी काम कर रहे हो, क्या करेंगे, सारे के सारे बर्तन इकट्ठा करेंगे, अपने बेसिन में डालेंगे, नल खोलेंगे, तब तक पानी भर रहा है, तब तक बर्तन फूल रहे हैं, तब तक कुछ काम कर ले। लेकिन तब तक हम लोग क्या करते हैं, बिजी होते होते बहुत सारे काम कर लेते, और जब सारा काम खत्म हो जाता है तब देखते हैं, ओ अच्छा, बेसिन का तो नल खुला हुआ था। समझ में आ रही बात? तो ओ अच्छा में कितना सारा पानी, समझ में आ रही बात? अब यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनके लिए बहुत टाइम क्या होता है, स्कूल्स में टीचर लोग इन सब चीजों को जानते होंगे। क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे एकदम हड़बड़ी में आएंगे, उनको बहुत जोर से प्यास लगी हुई है, वाटर बोतल खोलेंगे, नल खोलेंगे, पानी लिया, और अगर उनको जल्दी भी वहां से जाना है तो जल्दी से वहां से अगर निकल गए, साइड में कोई और स्टूडेंट खड़ा है और वो खड़ा होकर बोलेगा, अच्छा नल वो खोला था वही बंद करेगा, तब तक पानी। वो जाके टीचर को कंप्लेन जरूर कर देगा कि सर वो नल खोला है, नल बंद नहीं किया है, खुद से नहीं करना। दूसरी बात, कभी कभी क्या होगा, अगर हमारे स्कूल की टंकी का पानी खत्म हो जाए तो बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, आते हैं, नल खोला, एक नल खोला, पानी नहीं आ रही, दूसरा नल खोला, पानी नहीं आ रही, जितने नल है सारे नल खोल देंगे, टाइट करके खोल देंगे, वहां से चले जाएंगे। जब फिर से मोटर ऑन होगा तो पानी, अच्छी बात है? ऐसी पृथ्वी चाहिए हमें? अगर नहीं चाहे तो हमारे ईगो को, हमारे गुस्से को थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा कि नहीं? हमारे नेचर के विषय में भी सोचना पड़ेगा कि नहीं? ओके, अगर इन छोटे छोटे स्टेप्स को हम लोग उठाना स्टार्ट कर दे तो कहीं ना कहीं इन सब नजारा को हमें नहीं देखना पड़ेगा। और एक चीज मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, अगर ओरिजिनली हम लोग अंतरिक्ष में होते, वहां से पृथ्वी को देख रहे होते, तो एक दो चीज हम लोग जो किताबों में पढ़ रखे हैं कि पृथ्वी पे कुछ देशों में दिन हो रहे होते हैं और कुछ देशों में, मतलब दिन और रात पृथ्वी पे ये घटना एक साथ घटती है, तो वो नजारा कैसे दिखने वाला है हमें ध्यान से देखिए, बिल्कुल ऐसा। इधर के सारे लोग अगर सूर्य की तरफ होते, यहाँ से आ रही रोशनी पृथ्वी जिस भाग तक पहुंच पा रही वहां हो रहा है दिन, और जहां नहीं पहुंच पा रही क्या हो रहा है। अब इधर के सारे लोग अगर सूर्य की तरफ होते, यहाँ से आ रही रोशनी पृथ्वी जिस भाग तक पहुंच पा रही वहां हो रहा है दिन, और जहां नहीं पहुंच पा रही क्या हो रहा है। और दिन और रात को डिवाइड करने वाला जो एक पूरा सर्कल बनेगा ना, उसको कहते हैं टर्मिनेटर। क्या कहते हैं? और खास बात वो है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ देशों में सुबह हो रही है अभी और कुछ देशों में शाम। समझ में आ रही बात? मतलब पृथ्वी पर दिन और रात इसी तरह से होते हैं एक साथ। ओके, समझ में आ रही बात? आज ये नजारा देखा कि नहीं आप लोगों ने? आप जब किताबों में पढ़ेंगे कि दिन और रात पृथ्वी पे कैसे एक साथ होते हैं, तो अब इस नजारा को भूलेंगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, आपको ध्यान से देख के बताना है कि आखिर ये छोटे छोटे चीज है क्या। क्या ये छोटे छोटे चीज क्या है? एरोप्लेन। ओके, ये बर्ड्स नहीं है, मछली नहीं है, शिप्स भी नहीं है, क्या है? एरोप्लेन्स। वेरी गुड, एयरवेज है ये। अगर इंडिया में बात करें तो लगभग 20,000 से ज्यादा प्लेन उसका एक दिन में टेक ऑफ और लैंड होना होता है। एक खास जगह मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए, ऊपर छिपकली नुमा एक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे आपके सामने। 45,000 से भी ज्यादा प्लेनों का टेक ऑफ और लैंड होना होता है। कहाँ पे? यूरोप के भाग में। कहाँ पे? यूरोप के भाग में। और पूरे पृथ्वी में जहां सबसे अधिक मात्रा में प्लेनों का टेक ऑफ और लैंड होना होता है, वो जगह तो अभी आप लोगों ने देखा नहीं, आपके होश उड़ने वाले। ध्यान से देखिए, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपके सामने। 91,000 से भी ज्यादा प्लेन एक दिन में टेक ऑफ और लैंड करते हैं। इतनी अधिक मात्रा में प्लेन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मीन्स एंड कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं अपने वातावरण को कुछ ना कुछ क्षति जरूर पहुंचा रहे हैं कि नहीं? ध्यान से देखिएगा कौन सा चीज, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों पर हम लोग नजर डालते हैं। ध्यान से देखिए, ऊपर जो आप लाल रंग देख पा रहे हैं, एक्चुअली ये हमारे एनवायरमेंट में बढ़ता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का नजारा है। देख पा रहे हैं? इतनी अधिक मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ चुका है, इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है?
कौन रिस्पॉन्सिबल है? कहीं ना कहीं हम लोग। कैसे है? 2-3 चीजें और गिनवाता हूं मैं। हम लोग क्या करते हैं, अगर 5 रुपए का सिर्फ साबुन खरीदने जाना हो ना, हम लोग क्या करेंगे, दुकान पे जाएंगे, साबुन लेंगे और उसको कहेंगे भैया एक कैरी बैग देना, एक पॉलिथीन। ओके, क्यों? एक छोटा सा साबुन का डब्बा हमारे हाथ में आ सकता था, हमारे पॉकेट में आ सकता था, लेकिन नहीं, सामान लिया है, थैला देगा कैसे? नहीं है कि नहीं, फ्री में आता है, मांग के लेते हैं हम लोग। ओके, जबकि हम लोग हाथ में ला सकते थे लेकिन नहीं लाएंगे, हम लोग एक्स्ट्रा एक पॉलिथीन जरूर मांग लेते हैं। अब होता क्या, हम लोग उस पॉलिथीन का कुछ खास यूज नहीं करने वाले, हम लोग जैसे ही लाएंगे पॉलिथीन फेंक देंगे, साबुन का इस्तेमाल करेंगे, और वो फेंका हुआ प्लास्टिक आपको पता है डिकम्पोज होने में 300 से 500 साल लेता है। समझ में आई बात? मतलब आज जो हम पॉलिथीन ला करके फेंकेंगे वो कंटिन्यूसली वैसा का वैसा ही रहने वाला, और कंटिन्यूसली हमारे कितने सारे जनरेशन आकर के चले जाएंगे वो पॉलिथीन वैसा का। समझ में आई बात? अगर एक एक दिन करके हम लोग इन सब चीजों का कंजप्शन कम करें तो क्या होगा, धीरे धीरे, जैसे हम लोग क्या करते हैं डेली डेली कहीं ना कहीं अगर वेजिटेबल लाने के लिए जाते हैं तो नींबू के लिए अलग क्लॉथ पॉलिथीन, धनिया के लिए अलग पॉलिथीन, मिर्च के लिए अलग पॉलिथीन, अदरक के लिए अलग पॉलिथीन, लहसुन के लिए अलग क्लॉथ पॉलिथीन लेते हैं कि नहीं? मतलब एक सब्जी एक दिन लाने के लिए गया और उसमें बहुत सारे पॉलिथीन इकट्ठा करके लाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता हम लोग सब्जी लाने जाते हैं पॉलिथीन लाने जाते हैं, है कि नहीं? तो हमें क्या करना होगा, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की तरफ से जो एक मैसेज रहता है सब लोगों के लिए वो ये रहता है कि कम से कम हम लोग क्या करें, अपने थैले का इस्तेमाल करें, हम लोग खुद का एक कैरी बैग लें, और जब भी घर से निकले इन सब चीजों के मार्केटिंग के लिए तो हम लोग क्या करना होगा, अपने थैलों का इस्तेमाल करना होगा जो बायोडिग्रेडेबल होगा। इससे क्या होगा, जैसे अगर एक एक दिन हम लोग पॉलिथीन इकट्ठा करते रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जब दिवाली का टाइम आता है घर की साफ सफाई करते हैं, सारे पूरे कचरे इकट्ठा करते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है उनको सारे को इकट्ठा करके और लगा देते हैं आग। जैसे आग लगाते क्या निकलना स्टार्ट होता है? समझ में आ रही बात? अगर एक एक दिन कम पॉलिथीन इस्तेमाल करते तो फाइनली कम कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग उत्सर्जित कर पाते कि नहीं? लेकिन हम लोग इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया, अपने नेचर के विषय में नहीं सोचा, और कंटिन्यूअसली हम लोगों ने क्या किया, इन सब चीजों को कंज्यूम करना स्टार्ट किया, जिससे क्या होता है कि अभी 2 रिसर्च आपके सामने रखने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। 2 रिसर्च पेपर जो हाल फिलहाल में 4 महीने पहले हमारे यहाँ पेश हुआ है। अगर कोई न्यूज पेपर पढ़ते होंगे या समाचार सुनते होंगे, न्यूज ये सब चीज आए हुए थे। तो पहला रिसर्च वो ये कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक पेपर पेश किया गया, उसमें ये बताया गया कि आने वाले कुछ ही सालों में इंडियन टेरिटरी के आसपास जो रीजन है वहां पे बहुत अधिक तापमान बढ़ने वाले, मतलब वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव ऑन दैट स्पेसिफिक टेम्परेचर। इतना अधिक तापमान बढ़ने वाला कि हम लोग उस टेम्परेचर पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, पहला। दूसरा रिसर्च वो ये है कि हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुना कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे हमारे एनवायरमेंट में बढ़ रहा है तो हमारे एनवायरमेंट का कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, मतलब कि यहाँ पे गर्मी बढ़ रही है, और जब गर्मी बढ़ेगी तो सबसे पहला चीज क्या होगा, वेरी गुड, आइस मेल्ट हो जाएंगे, जो भी आइसबर्ग्स पे जो भी सेडिमेंटेड आइस है हमारे दोनों नॉर्थ और साउथ पोल्स पे वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। और कमाल की बात वो है, कमाल की तो नहीं है, बहुत सैड न्यूज है। कौन सा है? जो अभी हम लोगों ने कोविड देखा, कोरोना वायरस देखा ना हाल फिलहाल में, और जो मैमथ के टाइम में, डायनासोर्स के टाइम में जो डेडली वायरस हुआ करते थे ना, वो सारे सेडिमेंटेड थे, वहां पे जमे पड़े थे, और जैसे ही गर्मी बढ़ी वो सारे पिघलने स्टार्ट हो गए, और पिघल कर कहाँ, समुद्र में आने स्टार्ट हो गए, और जब मौसम आएगी बारिश की, बनेंगे वहां से बादल, तो किसके ऊपर आके बरसेंगे? गलती किसकी थी? समझ में आ रही बात? इसको का जो आखिरी चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। पूरे पृथ्वी पे जो सेडिमेंट जो हमारे डिपोजिशंस हैं, किस चीज के, क्लोरोफिल के डिपोजिशंस है, उसको आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। इंडिया का भाग भारत देख पा रहे हैं? भारत देख पा रहे हैं हम लोग? ओके, अब इंडिया हम लोग देख पा रहे हैं, जून जुलाई के मौसम में आते आते इंडिया से बहुत सारे जगहों से ग्रीनरी वेजिटेशंस कम हो जाते हैं, देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? ओके, इंडिया के अगर हम लोग इसी मौसम में एक और जगह चले पृथ्वी पे, कौन सा? ये जगह साउथ अमेरिका, यहाँ पाया था अमेज़न का रेन फॉरेस्ट, क्या पाया था? अब इसको कहते हैं लंग ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम पूरे पृथ्वी पे कहीं भी, किसी गांव, किसी मोहल्ले, किसी टोले, किसी शहर में रह रहे हो, किसी भी देश में रह रहे हो, अपने पूरे जीवन काल का 20% ऑक्सीजन इसी जंगल से पाते हैं। और 4 साल पहले की मैं एक न्यूज बता दूं आप लोगों को, ऑस्ट्रेलिया में भी एक जंगल हुआ करता था जिसमें लग गई थी आग। अगर कोई न्यूज उस टाइम पढ़े होंगे तो इस चीज को जरूर जानते होंगे कि इस आग में करोड़ों जानवर जल के मर गए। ओके, 1-2 नहीं, 100-200 नहीं, 1000-2000 नहीं, 1,00,000-2,00,000 नहीं, कितना? करोड़ों जानवर जल के मरे। अगर उसके बोन्स को इकट्ठा करके हम लोग गांधी मैदान रखना स्टार्ट कर दें तो पूरा एक बहुत बड़ा सा पहाड़ बन जाएगा। कुछ गलती थी उन जानवरों की? बिल्कुल नहीं। इन सारी चीजों को हम लोग एक साथ सही नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज कर सकते हैं, जिन चीजों को हम लोगों ने गिना, छोटी छोटी सी जो आदतें हम लोग उनको सुधार सकते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, हर एक साल कम से कम एक प्लांटेशन कर सकते हैं, एक पौधा लगा सकते हैं। वो एक पौधा जो होगा किस चीज के लिए होगा? वो सिर्फ हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए नहीं होगा, हमारे पूरे रीजन, पूरे टोला मोहल्ला शहर के लिए नहीं होगा, हमारे पूरे बिहार के लिए होगा, हमारे पूरे इंडिया के लिए नहीं होगा, पूरे एशिया के लिए नहीं होगा, किसके लिए होगा? पूरे अर्थ के लिए होगा। कमाल की बात है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं होगा, किसके लिए होगा? जानवरों के लिए भी होगा, जो सांस में ऑक्सीजन तो लेते हैं लेकिन प्लांटेशन कर सकते हैं क्या?
नहीं कर सकते। अगर हम लोग क्या करें, कोई एक व्यक्ति ऐसा करेगा तो बहुत इंपैक्टफुल भले ही ना हो, लेकिन अगर हम लोग मिलकर करना स्टार्ट कर दें इन सब चीजों को, तो आने वाले जितने भी समस्याएं हैं उनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, निजात पा सकते हैं। आने वाले जितने भी समस्याएं उनको हम लोग रोक सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जैसी पृथ्वी हमें मिली है हमारे पूर्वजों के द्वारा, आने वाले जो जनरेशन है उनको हम लोग इसी तरह की पृथ्वी कहीं ना कहीं दे सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने तरफ से अगर ये छोटा सा काम करना स्टार्ट कर दे, तो आने वाले जनरेशन को भी जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें पृथ्वी दिया है, उसी तरह से हम लोग आने वाले जनरेशन को भी कर सकते हैं, पृथ्वी दे सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं तन्मय देव आप लोगों से लेता हूं विदा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।